माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कुछ, ठीक है। उसमें से कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। उसको हम रिवाइज करते हैं और फिर हम क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें डिक्रीजिंग, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ basicity arrange in decreasing order of basicity। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की अगर बात करोगे तो कंपाउंड दिया है क्या बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है, स्ट्रोंशियम, ठीक है, और पोटेशियम का ऑक्साइड, ठीक है, और ये दिया हुआ, ठीक है बेटा। अगर देखोगे तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस पर करेक्टर होगा, वो क्या होगा, जल्दी ब्रेक होगा। यानी कि बेसिसिटी का मतलब जो OH आयन दे, यानी वो नेगेटिव आयन दे, ठीक है। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जल्दी आयनाइज होगा, ठीक है। और जल्दी आयनाइज होगा, जल्दी आयन देगा, ठीक है। तो इसलिए अगर बात करोगे तो मोर आयनाइजेबल कौन है, सीजियम है। तो सबसे ज्यादा सीजियम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, फिर स्ट्रोंशियम, ठीक है, और फिर तुम्हारा मैग्नीशियम, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक। यानी कि बेसिसिटी का मतलब आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब कि जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम, जल्दी आयोनाइज होगा, जल्दी प्लस माइनस में देगा, यानी बेसिक नेचर जल्दी शो करेगा। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी पहला जो दिया है वो बेटा K2CO3, दूसरा जो दिया हुआ है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा जो दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड फोर्थ जो दिया है वो है बेरिलियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे बेटा तो कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट है CO3। और यहाँ पे देखोगे तो अगर हम बात करें बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, तो यदि अगर देखोगे तो क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। उसी तरह अगर बात करो यहाँ पे तो लिथियम है, सोडियम है और ये पोटेशियम है। तो इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहा तो साइज घट रहा है, ठीक है, साइज घट रहा है, तो बेरिलियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा। उसी तरह अगर बात करोगे तो कैल्शियम और पोटेशियम में, ठीक, एक ही पीरियड का लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, ठीक ना। तो जिसका साइज छोटा हो बेटा, ठीक है ना, जिसका साइज छोटा है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे कार्बोनेट आयन है CO3, ठीक है, CO3/2 प्लस 2 माइनस, ये कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन का साइज क्या है बेटा, बल्कि साइज है। तो बेरिलियम जो है, ठीक है, सबसे छोटा, इनके पास क्या होगा, ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ठीक है, इनके पास ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो, यानी कि ये भी छोटा, ये बड़ा और ये छोटा। फिर अगर ये बड़ा है, दूसरा भी बड़ा होगा तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेगा। तो साइज जितना मेटल का छोटा होगा तो इनका इंटरेक्शन और स्ट्रांग होगा,
तो आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा बेटा, ठीक है, यानी कि ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम की अगर बात करोगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा फोर्थ, फिर क्या हो जाएगा सबसे कम फोर्थ का, ठीक ना, सबसे कम फोर्थ का कोवेलेंट कैरेक्टर भी चेक कर सकते हो, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा फोर्थ का, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा सेकंड का, फिर किसका हो जाएगा थर्ड का, और सबसे ज्यादा फर्स्ट का। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह से तुम कॉन्सेप्ट बना सकते हो किस पर, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल पे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आप इस पर क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना, बाकी कुछ नहीं है, एकदम A to Z सिमिलर क्वेश्चन आते हैं हर साल। डायगोनल एनोमलस बिहेवियर, उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बाकी सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, लिथियम नाइट्राइट डायरेक्टली बनाता है, बाकी नहीं बनाते हैं, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप से रिलेटेड है, क्यों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो आयन ऑफ साइज सिमिलर हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो उन चीजों को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है थ्रू द प्रैक्टिस। हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन सेंड किया है एस ब्लॉक से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को अगर करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि क्या होगा, आपको कोई डाउट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं बार बार रिपीट करता हूं, अगर जिसको भी नीट एम्स जे जहां भी जाना है, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, तभी होगा बेटा, सब्जेक्टिव पढ़ने से आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव बार बार पढ़ोगे भूलेगा, पढ़ोगे भूलेगा, ऑब्जेक्टिव के थ्रू जाओगे तो जब क्वेश्चन से थ्योरी पे जाओगे वो तुमको क्या करेगा, सबसे बेस्ट वे होता है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे कहां पे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, ठीक ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आज थोड़ा स्टडी करते हैं, प्रीलिमिनरी स्टडी। देखो यहाँ पे बेटा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट, आज हेडिंग डालो क्या बेटा, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करोगे, ठीक है ना बेटा, तो देखो यहाँ पे तुमने देखा एस ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था बेटा, एस सबसेल में जा रहा था, तो हमने उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोला। उसी तरह अगर पी ब्लॉक की बात करोगे तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे इस एलिमेंट का, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पी सबसेल ऑर्बिटल में जाता है, तो उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का एस मेंबर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, पी सबसेल, तो इसके अगर बात करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to p सबसेल, ठीक है, p सबसेल में जाएगा, यानी p ऑर्बिटल में p सबसेल ऑफ द एटम, इसलिए इसको p ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर बात करें यहां बेटा, अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करोगे, तो क्या होगा बेटा, NS2 और NP1 to 6, 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में मैक्सिमम हो सकते हैं, 1 से 6, यानी कि 1 से 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे भर सकते हो। तो इसीलिए इसमें कितने ग्रुप है बेटा, 6 ग्रुप है, p ब्लॉक एलिमेंट में 6 ग्रुप है टोटल, सिंस p सबसेल है कितना, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो सकता है, यहां पे लिख सकते हो सिंस p subcell have maximum 6 electron,
ठीक है, p सबसेल है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, therefore these are therefore these are 6 group, therefore there are 6 group in p block element. ठीक है, अगर ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप 13, ठीक है, इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा, उसी तरह क्या हो जाएगा ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ठीक है, ठीक है ना बेटा, 1 2 3 4 5, और उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा क्या ग्रुप 16, ठीक है। ग्रुप 13 की अगर बात करोगे तो ग्रुप 13 में क्या है बेटा बोरॉन फैमिली, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, ठीक है, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। इसको अगर बात करोगे तो इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ये वाला 17 क्या ग्रुप है हैलोजन, हैलोजन फैमिली, और लास्ट वाला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैस फैमिली, ठीक है बेटा। तो यदि बात करोगे यानी 6 ग्रुप है, तो अगर हम देखें तो 6 ग्रुप में ये जो 2 ग्रुप है वो तुम्हारे 11th पोर्शन में है, ये किसमें है क्लास 11th में, ये जो ग्रुप है इंक्लूडिंग दिस ये किसमें बेटा क्लास 12th वाले पोर्शन में, ठीक, ये है। तो ये चीजें हैं हमको पढ़ना है, पहले ये फिर ये क्लास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे अभी, यानी इंट्रोडक्शन करेंगे पूरे ग्रुप का, पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्टरी है वो सबको एक साथ हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है बेटा। हटाइए इसको, हाँ यार मैसेज करो, मैसेज क्या करोगे ठीक है, अब हम इसको हटा ही देते हैं, ठीक, ठीक ना। अब देखो तो कुछ कुछ पॉइंट है तो लिखो, द मेंबर ऑफ फैमिली, द मेंबर ऑफ फैमिली have tendency to show variable oxidation state, पहला पॉइंट उसमें इंक्लूड करते जाओ, heavier member of the family, heavier member of the family
heavier member of the family of group 13 to group 13 to 15 so inert pair इफेक्ट। ठीक है, एक एक पॉइंट है, इसको नोट डाउन करते चलो, ये पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए यूटिलाइज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ऑल द नॉन मेटल आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी बेटा नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के, वो कहां पे इंक्लूड किए गए हैं? पी ब्लॉक में। लिखोगे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in period, non-metallic character increases, whereas on moving down the group in or on moving down the group, non-metallic character decreases। यानी कहने का मतलब अगर बात करोगे, ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17, 18, ये ग्रुप है बेटा। ठीक है, अगर इस ग्रुप की बात करोगे, ठीक है, ये ग्रुप है, यानी 13 ग्रुप की अगर बात करोगे, तो जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। लेकिन अगर तुम इसी ग्रुप में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इन पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। बट तुम अगर ग्रुप में, ठीक है, नीचे जा रहे हो तो क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। हर ग्रुप में अगर नीचे जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो पी ब्लॉक के जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटेलिक नेचर शो करते हैं, और नीचे जाने पे नॉन मेटेलिक होते हैं, और नीचे जाने पे उनका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? यानी अगर पीरियड में बात करोगे, एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा मेटल होता है, कोई वहां नॉन मेटल। डी ब्लॉक में भी देखोगे टोटली मेटल है। ठीक है, एस ब्लॉक में सॉफ्ट मेटल है, डी ब्लॉक में हार्ड मेटल है। ठीक है, पी ब्लॉक की बात करोगे तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो इस लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज कर रहा है बेटा? क्योंकि साइज घट रहा है। साइज घट रहा है तो जल्दी आयोनाइज नहीं होंगे, और मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? हाईली आयोनाइजेबल, तुरंत आयोनाइज होके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कैटायनिक फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जा रहा है, साइज इंक्रीज करेगा, आयोनाइजिंग पावर घटेगी। आयोनाइजिंग पावर घटेगी यानी इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। उसी ग्रुप में अगर इस ग्रुप में नीचे जाओगे तो
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज इंक्रीज करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, वो जल्दी आयनाइज होंगे जो कि मेटल की कैरेक्टर की तरह शो करेंगे, इसलिए नीचे जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, इसको हटा दें, नीचे लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, द heavier element in group, the heavier element in each group so metallic character, जो heavier element होंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है यानी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो जो नीचे वाले होते हैं ग्रुप मोस्टली exhibit metallic कैरेक्टर, मोस्टली एग्जिबिट करेंगे क्या बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर को एग्जिबिट करेंगे। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे यहां पे, there are certain element ठीक है, which have characteristics common to both metals and non-metals, these borderline element are called borderline element is called semi-metal or metalloids। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें इसका तो कौन कौन होंगे, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ठीक है, जी, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये मेटलॉइड्स होते हैं, इनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ये मेटलॉइड्स कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, non-metal have
healthy and high electronegativity. ठीक है, high emission enthalpies and high electronegativity, then metal. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट और देखो यहाँ बेटा, अगर हम बात करोगे the compound formed by highly reactive non-metal with highly reactive metals are generally ionic in nature due to large electronegativity difference between two atom। यानी कहने का मतलब अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है, मान लो क्या है बेटा, सोडियम है, मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, उसी तरह क्या है, पोटेशियम है, हाईली रिएक्टिव है, इनका अगर रिएक्शन KCl से हो रहा है Cl से, तो ये भी क्या है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल, ठीक है, और ये क्या है बेटा, नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल की अगर बात करोगे, उसी तरह सीजियम है, हाईली रिएक्टिव, क्लोरीन है, मेटल नॉन मेटल, इनके बीच जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा बेटा, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, ये सब क्या होंगे, ये सब आयनिक होंगे, आयनिक नेचर का होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड। तो ये s ब्लॉक एलिमेंट हो गए, और जो लास्ट उधर के ग्रुप के एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव हैं, वो क्या है, उनके बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो आयनिक नेचर का होगा ड्यू टू द लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन these two एटम। ठीक है, यानी एक मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्डिंग होगा जनरली क्या होगा, आयनिक बॉन्डिंग होगा। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, compound formed between non-metal themselves generally are largely covalent, इनके बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा विद इन द मेटल, जैसे मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, उस तरह फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यदि बात करो यहाँ CO2 बनेगा, उसी तरह यहाँ पे फॉस्फेट बनेगा, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे NO2 बन सकता है, NO3 माइनस बन सकता है। तो ये सब क्या है बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा, लार्जली कोवैलेंट बॉन्डिंग, यानी कि विद इन नॉन मेटल के बीच अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, CH4 हो गया, मीथेन हो गया, तो ये सब क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग।
तो यदि मान लो ऑप्शन में दे रहा है कह रहा है आयनिक बॉन्ड किसमें है, तो सबसे पहले देखो क्या मेटल और नॉन मेटल, जहां भी मेटल नॉन मेटल दिखेगा वो आयनिक बॉन्ड शो करेगा, ठीक है। और पूछता है कि मेटेलिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर फॉरजान उसमें लगा दो। अगर पूछता है कि नॉन मेटल किसमें है, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग किसमें है, तो जो दो नॉन मेटेलिक एलिमेंट होंगे उनके बीच जो बॉन्ड जैसे CO2 हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, इन सब में क्या है बेटा, इन क्लोरेट का ऑक्साइड हो, क्लोरीन का ऑक्साइड हो गया, फॉस्फेट का ऑक्साइड हो गया, P2O5 हो गया, P2O3 हो गया, SO3 हो गया, SO3H हो गया, ये सब क्या है बेटा, ये सब नॉन कोवेलेंट यानी कि कोवेलेंट क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये सबके लिए यूज हो रहा है बेटा, ठीक है, कॉमन चीजें चल रही हैं। फिर हम वन बाय वन फैमिली पे चढ़ेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और neutral nature, whereas metal oxide क्या होता है बेटा, whereas metal oxides are basic in nature। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, the first member of P block, the first member of P block element differs from rest member of the same group ठीक है। एक ही ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होगा वो डिफर होगा रेस्ट से, ठीक है। ऐसा क्यों होगा बेटा, जो फर्स्ट मेंबर डिफर होगा रेस्ट से, ऐसा इसलिए होगा बेटा क्योंकि इस कंडीशन में देखोगे तो ऐसा इसलिए हो रहा है, तो देखो क्यों होगा, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज छोटा होगा, ठीक है। साइज छोटा होने के कारण ये अदर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर आयनाइजेशन एनर्जी होगा, साइज छोटा होने के कारण, तो क्या करेगा ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। The second differences in P block element arises when d orbital start. The second difference in the p block element arises when d orbital get involved ठीक है बेटा। कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड
थर्ड ग्रुप में जाओगे तो वहां पे क्या होता है बेटा, वहां से हमको स्टार्ट मिलेगा क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जब डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें अगर हम बात करें तो सेकेंड पीरियड की अगर बात करोगे, यदि सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें, सेकेंड पीरियड, ठीक है, सेकेंड पीरियड की बात करोगे, ठीक है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। सेकेंड पीरियड की अगर हम देखें, यानी कि बात करो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उस तरफ बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, ठीक ना बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, अगर तुम बात करोगे तो दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द सेकंड पीरियड। ठीक है, तो सेकंड पीरियड से ही क्या हो रहा है, यहां से तुमको मिलता है क्या, यहां से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, यहां से है तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, यहां से पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होगा, तो ये है तुम्हारा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो सेकंड, थर्ड पीरियड की अगर बात करोगे, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड, दिस इज द थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड से इन्वॉल्वमेंट से आएगा तो क्या होगा बेटा, थर्ड पीरियड जब आएगा यानी कि एल्यूमिनियम होगा, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरह से देख रहे हो कि जो थर्ड पीरियड आ रहा है, तो सेकंड पीरियड में देखो बेटा, सेकंड पीरियड में जो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। ठीक है, सेकंड पीरियड की अगर बात करोगे तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। क्यों ऐसा है, तो देखो अगर सेकंड पीरियड की बात करोगे तो NH2 NP1, ठीक है, अब सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये पी में क्या हो सकता है, पी में हमारा 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यदि बोरान फैमिली की बात करोगे तो बोरान फैमिली का NH2P1 होता है। अगर इस बोरान फैमिली की रिस्पेक्ट में बात करो तो NH2 NP1 P2 P3 P4 एंड P5 P6 ऐसे जाएगा। तो 2 और 1 3, मैक्सिमम कितना हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंसी यानी मैक्सिमम 4। ठीक है, अगर बात करो तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, यूजिंग 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल। यहां पे क्या है, 2s एंड 3p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। यहां पे क्या यूज किया है, यूजिंग 2s एंड 3p ऑर्बिटल, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 2 8। ठीक है, कोवैलेंसी 4, 8 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, अगर हम 3d ग्रुप की बात करें, थर्ड पीरियड की बात करोगे तो थर्ड पीरियड की बात करोगे तो थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी। ये क्या करेंगे, एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी, अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी यूजिंग डी ऑर्बिटल, अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं डी ऑर्बिटल का यूज करके। अब देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल थर्ड पीरियड ये है, तो डी ब्लॉक जो है यानी कि डी ऑर्बिटल का यहाँ इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो सकता है। जबकि सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये एकदम कॉन्सेप्ट बना लो बेटा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, ये कि मीथेन CH4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है बट CiH4 का हाइड्रोलिसिस होता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, वो वाटर मॉलिक्यूल को अकोमोडेट कर सकता है, बट कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, नहीं कर सकता है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। p पाई p पाई बॉन्डिंग, d पाई p पाई बॉन्डिंग, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले ग्रुप जो हैं, अगर इनके बीच पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमेशा p पाई बॉन्डिंग होगा, यानी p ऑर्बिटल और दूसरे का p ऑर्बिटल में क्या होगा, एक दूसरे से ओवरलैप होगा। लेकिन अगर नीचे वाले किससे बना रहा है, एक से ज्यादा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो वहां p पाई भी हो सकता है, d पाई भी हो सकता है, p पाई एंड p पाई d पाई, ठीक है। तो उस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि सेकंड पीरियड के जो ग्रुप हैं, जो यानी ऊपर वाले ग्रुप हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। यानी ऊपर वाले बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब तुम देख सकते हैं 2 और मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। जबकि उसके नीचे वाले थर्ड पीरियड से d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस ये क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा यानी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये इसलिए ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि मैक्सिमम क्या है बेटा, मैक्सिमम अगर बात करोगे तो मैक्सिमम जो है वो सेकंड वाले जो ग्रुप हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रख सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि दिस एलिमेंट फॉलो ऑक्टेट रूल। और स्पेशली कौन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। हम उसका बात नहीं करेंगे नोबल गैस का, क्योंकि वो नोबल गैस है, वो अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ना रिएक्शन करेगा, ना देगा, ना लेगा, क्योंकि ऑक्टेट पूरी तरह कंप्लीट है, इनर्ट गैस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो अगर इसके एग्जांपल देखोगे तो देखो बोरॉन फॉर्म ओनली, क्वेश्चन क्या है बेटा, एग्जांपल की बात करोगे तो कि बोरॉन फॉर्म ओनली Bf4 माइनस, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाया है, बट एल्यूमिनियम गिव AlF6, ठीक है। AlF6 पे 3 माइनस, क्यों ऐसा होगा बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल प्रेजेंस होने के कारण ये अपने ऑक्टेट को क्या करेगा, एक्सपेंड कर सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसके पास क्या है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है बेटा आउटर मोस्ट में, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो Bf4 तक ही सीमित हो जाएगा। उसी तरह अगर इसी पर अगर एग्जांपल दूसरा नंबर देखो, CH4 का अगर बात करोगे, नो हाइड्रोलिसिस, but SiH4 undergo hydrolysis, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा CH4, यानी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 4 बॉन्ड से ज्यादा, लेकिन ये क्या है, वाटर को एकोमोडेट कर सकता है, सिलिकॉन एकोमोडेट कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इन्हीं का कंबाइंड इफेक्ट की अगर बात करोगे, ठीक है। अगर देखोगे यहाँ पे तो आगे देखो, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइज, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ
डी ऑर्बिटल, ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ साइज का एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल की बात करोगे, इन्फ्लुएंस द element to form pi bond, influence the element to form pi bond, the first member of group, the first member of group only form pi bond through p pi overlapping, ठीक है। यानी अगर बात करोगे यहाँ पे, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, पी पाई बॉन्डिंग होगा। यदि मान लो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, पी पाई बॉन्डिंग होगा। यानी पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट में कौन है, पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। उसी तरह अगर मान लो कार्बन ऑक्सीजन के बीच है बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच पी पाई, ठीक ना, पी पाई। उसी तरह अगर बात करो कार्बन नाइट्रोजन पी पाई। उसी तरह मान लो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इन सब में क्या होगा, ओनली पी पाई, ठीक है। उसी तरह मान लो नाइट्रोजन इसमें भी क्या होगा, पी पाई। नाइट्रोजन ऑक्सीजन पी पाई। तो ये सब क्या है, पी पाई बॉन्डिंग है इन सब केस में। फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे किससे, थ्रू पी पाई ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल की। सेकेंड वो एलिमेंट ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में जैसे मान लो कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन नाइट्रोजन, कितना। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको हटाते हैं, हैवियर एलिमेंट फॉर्म p pi d pi and d pi bond। हैवियर एलिमेंट में होगा वो p pi d pi एंड d pi का बॉन्डिंग होगा, d ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और p d ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो देखो यहाँ से जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of general electronic configuration and oxidation state of p block element, ठीक है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे
ग्रुप की बात करें, ठीक है, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ये है, ठीक है बेटा। ग्रुप की बात करोगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रुप 13 की अगर बात करोगे तो NS1, NP1, NS2 होगा, NS2, NP2, NS2, NP3, NS2, NP4, NS2, NP5, NS2, NP6, ठीक है। फर्स्ट मेंबर की अगर बात करोगे, फर्स्ट मेंबर की अगर बात करो तो फर्स्ट मेंबर की बात करोगे तो बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे एक्टिव ग्रुप में क्या है तुम्हारा, हीलियम है, ठीक है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, तो उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये +3, +4, +5, +6, +7 एंड +8। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे यानी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो ये +1, ये +2, -4 शो कर सकता है, +3, -3 शो कर सकता है, +4, +2, +4, +2, -2, ठीक है। और ये देखो +5, +3, +5, +3, +1, -1 शो कर सकता है। यहाँ 6, 4, 2, +6, +4 एंड +2, तो ये है क्या, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये है पूरा पी ब्लॉक का क्या बेटा, एक ओवरऑल कंक्लूजन, यानी कि ओवरऑल समरी पी ब्लॉक के रिलेटेड था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पूरा डिटेल 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, किसके बारे में, ग्रुप के, यानी अलग अलग फैमिली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके एक एक फैमिली को देखेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को हम लेकर आएंगे ग्रुप 13 यानी बोरॉन फैमिली के बारे में। ओके, बाय बाय बेटा।